नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। दिल्ली में आप और कांग्रेस में आर पार। केजरीवाल पर कांग्रेस नेता अजय माकन के बयान से आप नाराज। इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को अलग करने की रखी मांग, बीजेपी ने ली चुटकी। पहली छमाही के मुकाबले दूसरी छमाही हो सकती है बेहतर, नवंबर आर्थिक समीक्षा का अनुमान, लेकिन बाजार और ग्लोबल वोलेटिलिटी को लेकर आशंकाएं बरकरार। एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए सबवेंशन स्कीम को 5 साल तक बढ़ाने की मांग, ग्लोबल मार्केट में ब्रांड इंडिया को मजबूत करने के लिए अलग से मिले फंड। ट्रेड और सर्विसेज सेक्टर के एक्सपर्ट्स के साथ एफएम की मीटिंग। दिसंबर सीरीज एक्सपायरी पर बाजार फ्लैट बंद। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स नीचे से सुधरकर बंद। ऑटो, फार्मा, पीएससी इंडेक्स बढ़त पर बंद। एफएमसीजी, मेटल, बैंकिंग इंडेक्स गिरावट पर बंद। सलमान रश्दी की किताब पर फिर विवाद। 36 साल के प्रतिबंध के बाद सलमान रश्दी की किताब द सैटेनिक वर्सेस की बिक्री भारत में शुरू। मुस्लिम संगठनों ने केंद्र सरकार से किताब पर बैन लगाने की मांग की। मेलबर्न टेस्ट में विराट पर मैच रेफरी का एक्शन। मैच फीस का 20% लगेगा जुर्माना। कोहली ने ऑस्ट्रेलियाई ओपनर सैम कॉन्स्टेंट को मारी थी टक्कर। पहले दिन का खेल खत्म। दिल्ली चुनाव में फ्रीबी और कैश बांटने को लेकर आप, बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान छिड़ा हुआ है। महिलाओं को 1000 रुपए और बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की अरविंद केजरीवाल की घोषणाओं की हवा दिल्ली सरकार के ही अफसरों ने निकाल दी है। महिला और बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने बाकायदा नोटिस निकालकर दिल्ली के लोगों को आगाह किया है कि दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री महिला सम्मान और संजीवनी योजना जैसी कोई योजना है ही नहीं। दिल्ली सरकार ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि ऐसी योजनाओं के नाम पर कोई फॉर्म ना भरें, ना ही किसी को कोई जानकारी दें। ये नोटिफिकेशन सामने आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के एलजी को इसका जिम्मेदार बताया। वहीं सीएम आतिशी ने कहा कि बीजेपी के दबाव में कुछ अफसरों ने ये नोटिस छपवाया है और ऐसे अफसरों पर सरकार एक्शन लेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा जी रंगे हाथों पैसे बांटते हुए पकड़े गए। अभी प्रवेश वर्मा जी के घर में करोड़ों रुपए कैश पड़ा है। ईडी अभी जाके रेड करे, सीबीआई अभी जाके रेड करे, दिल्ली पुलिस अभी जाके रेड करे। इधर महिला सम्मान और संजीवनी योजना को फर्जी बताने वाले नोटिस को कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया। युवा कांग्रेस ने बुधवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अरविंद केजरीवाल पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए। इसके पहले कल अजय माकन ने केजरीवाल को फर्जीवाल का नाम दिया था और आप पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए थे। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कांग्रेस पर बीजेपी के साथ सांठगांठ का आरोप लगाया है। इधर कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली सरकार में जब प्रतिमाह 1000 रुपए देने जैसी कोई योजना है ही नहीं, तो केजरीवाल ने कैसे कह दिया कि वो योजना को कैबिनेट से पास करा चुके हैं। ये दिल्ली की जनता के साथ सरासर धोखा है। तो कल जो एक इश्तहार दिल्ली सरकार ने निकाला कि ऐसी कोई स्कीम नहीं है, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना करके कोई स्कीम नहीं है, ये बात तो स्पष्ट हो गई कि 1000 रुपए की जो बात आम आदमी पार्टी कर रही है वो सर्वथा झूठ है। इसमें कोई बेसिस नहीं है। अब सरकार अपने स्कीम के बारे में इतना बड़ा झूठ बोल दे कि उसी के अंदर काम करने वाले अधिकारियों को इसका स्पष्टीकरण करना पड़े, तो ये तो शायद हिंदुस्तान के इतिहास में इतना बड़ा कोई फ्रॉड रहा नहीं है। और ये मैं चाहता हूं दिल्ली का हर व्यक्ति इस बात को सुने। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है कि दिल्ली में कांग्रेस ने बीजेपी से हाथ मिला लिया है। बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवारों को फंड कर रही है। आतिशी ने इंडिया गठबंधन में आपको शामिल रखने पर भी सवाल उठाए हैं। जो नोटिस आज अखबारों में जारी हुए हैं वो पूरी तरह से गलत हैं, झूठे हैं और कुछ अफसरों पर भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाकर ये गलत सूचना अखबार में छपवाई है।
इन अफसरों के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई तो होगी ही। इन अफसरों ने जो ये गलत सूचना अखबार में छापी है, इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी। इधर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा के पुत्र और बीजेपी नेता परवेश वर्मा ने वोटर्स को पैसे बांटने के आरोप लगे हैं, लेकिन परवेश वर्मा का कहना है कि ये पैसे उनकी संस्था राष्ट्रीय स्वाभिमान ने बांटे हैं। वो इसी तरह ज़रूरतमंद महिलाओं की मदद करते आए हैं। कल अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि उनके चुनाव क्षेत्र नई दिल्ली में परवेश वर्मा महिलाओं को हजार रुपए नकद बांट रहे हैं। स्लम की महिलाओं को परवेश वर्मा अपने आवास पर पैसे बांट रहे हैं और वोटर आईडी डिटेल भी ले रहे हैं। बाद में केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में महिलाओं को 1100 रुपये दिए जा रहे हैं। केजरीवाल ने यह भी कहा कि बीजेपी परवेश वर्मा को सीएम कैंडिडेट बनाने वाली है। पूरे मीडिया को आज साथ लेके जाऊंगा, मैं वहां दिखाऊंगा, वहां लोग कहने को तैयार हैं कि हजार रुपए देके गए हैं ये लोग। इधर परवेश वर्मा ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वाभिमान उनके पिता साहेब सिंह वर्मा के जमाने की संस्था है जो इसी तरह महिलाओं की मदद करती है। परवेश ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि मैं कम से कम शराब तो नहीं बांट रहा हूं। एक बात से मुझे खुशी है कि कम से कम मैं यहाँ पे शराब नहीं बांट रहा हूँ। जब दिल्ली में कोविड था, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी वो दिल्ली में शराब बांट रहे थे, एक बॉटल के बदले में एक बॉटल फ्री दे रहे थे। मेरी संस्था बहुत पुरानी है और बहुत ही वर्षों से मेरे पिताजी ने जो मुझे सिखाया, संस्कार दिए कि जो भी ज़रूरतमंद होते हैं, जो भी गरीब होते हैं, उनकी मदद करनी है। और आम आदमी पार्टी पर क्यों आक्रामक हुई कांग्रेस? क्या दिल्ली चुनाव इंडिया गठबंधन में आखिरी कील साबित होगा? आज आवाज अड्डा में इसी पर बड़ी चर्चा होगी, आज शाम 7:57 पर। इधर कांग्रेस महाधिवेशन में बड़ा विवाद हुआ है। दरअसल कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस के अधिवेशन में लगाए गए पोस्टरों में भारत का गलत नक्शा लगा है, जिसमें से पीओके और अक्साई चिन्ह गायब है। इसे लेकर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि पार्टी ने कई बार भारत के नक्शे से पीओके और अक्साई चिन्ह को हटाया है। दूसरी तस्वीर उभर कर सामने आती है जो हृदय में बहुत पीड़ा उत्पन्न करती है। बेलगावी में कांग्रेस के द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है उसमें बीजेपी कर्नाटक की तरफ से एक ट्वीट जारी होता है जिसमें भारत के नक्शे में पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह गायब दिखता है। 2023-24 में बीजेपी ने 20,000 रुपए से ज्यादा के चंदों से 2244 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इसके पहले साल यानी 2022-23 में बीजेपी को मिले डोनेशन से ये 3 गुना से भी ज्यादा है। दूसरी तरफ कांग्रेस को 288 करोड़ 90 लाख रुपए मिले हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक बीजेपी को प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट से 723 करोड़ का चंदा मिला है, जबकि इसी ट्रस्ट से कांग्रेस को 156 करोड़ रुपए मिले हैं। इस ट्रस्ट के बड़े दानकर्ताओं में मेघा इंजीनियरिंग, सीरम इंस्टीट्यूट, भारतीय एयरटेल और आर्सिलर मित्तल ग्रुप शामिल है। बीजेपी और कांग्रेस के इस चंदे में इलेक्टोरल बॉन्ड शामिल नहीं है। इनकी डिटेल पार्टियों की एनुअल रिपोर्ट में सामने आती है, लेकिन कुछ पार्टियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले चंदों की घोषणा भी की है। इसमें बीआरएस को 495 करोड़, डीएमके को 60 करोड़, वायरस कांग्रेस को 121 करोड़ और जेएमएम को 11.5 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले हैं। मशहूर उपन्यासकार सलमान रश्दी की फेमस और कंट्रोवर्शियल बुक द सैटेनिक वर्सेस पर भारत में पाबंदी हट गई है। लगभग 36 साल बाद बैन हटा है। कुछ जगहों पर यह किताब बिक रही है। अब मुस्लिमों के भारी विरोध के बाद राजीव गांधी की सरकार ने साल 1988 में किताब पर पाबंदी लगाई थी। आरोप है कि किताब इस्लामी विचारों का मजाक उड़ाती है। सलमान रश्दी के खिलाफ विवाद इतना बढ़ गया था कि ईरानी नेता रूहुल्ला खुमैनी ने मुसलमानों से रश्दी और उनके प्रकाशकों को मारने के लिए फतवा जारी कर दिया था। रश्दी के मौत के डर से लगभग 10 साल तक ब्रिटेन और अमेरिका में छिपकर बिताए थे।
दिसंबर सीरीज एक्सपायरी पर बाजार फ्लैट बंद हुआ। सेंसेक्स बिना बदलाव के 78,472 पर और निफ्टी 23 पॉइंट चढ़कर 23,750 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स नीचे से सुधर कर बंद हुए हैं। और बजट से पहले बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज ट्रेड एंड सर्विसेज सेक्टर के साथ बैठक की। क्या रही सेक्टर की बजट से मांगे जानने के लिए इंडस्ट्री दिग्गजों से बात की आलोक प्रियदर्शी ने। The global capability centers, GCCs as we call, they are going through some issues around safe harbor as well as on the transfer pricing. So that's one of the asks to make sure that it is implemented well. It has already been announced in the last budget, but I think we need to make sure that we are implementing with the right set of thresholds, right set of rates that we want to implement within the safe harbor rules, as well as making the APAs, advanced pricing agreements, a little bit more easy. That's one. Second area is, our startups, especially the deep tech startup ecosystem. We believe that it requires patient capital, and then we've requested the government to help with the patient capital. कि सर्विसेज सेक्टर जैसे काफ़ी कंट्रीब्यूशन है एक्सपोर्ट्स में, एम्प्लॉयमेंट में, तो और क्या हो सकता है, इनको किस तरह के से कुछ गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिले, मिनिस्टर फाइनेंस, मिनिस्टर कॉमर्स से कैसे सपोर्ट मिले ताकि सर्विसेज सेक्टर और भी आगे बढ़े और भी लोगों को एम्प्लॉय कर सके। थोड़ी बहुत गिरावट होती है, सीजनल गिरावट भी होती है, लेकिन जैसे ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर है सर्विसेज में, वो उसका बहुत पोटेंशियल है ग्रो करने का। मेडिकल वैल्यू टूरिज्म जो हेल्थ केयर में, वो ITS उसमें भी, तो ये सारे सेक्टर्स हैं, तो फिर भी ग्रो कर रहा है। ओवरऑल अगर देखें तो देयर इज अ ग्रोथ। उन्होंने अभी सेफ हार्बर रूल्स भी उन्होंने क्लैरिफाई अभी रिसेंटली किया हुआ है, और उसके लिए कुछ FAQs हमारी क्वेरीज है, उसके लिए उनको स्पीड अप करने के लिए बोले। दूसरा, जो गोल्ड ड्यूटी, जितना उन्होंने गोल्ड और प्रेशियस मेटल में जो ड्यूटी का स्लैश किया हुआ है, विच इज अ वेरी वेलकमिंग स्टेप। इससे हमारे क्षेत्र में लॉट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, ज्वेलरी स्टोर्स ज्यादा खुल रहे हैं। मोर देन 3,000 स्टोर्स आर एक्सपेक्टेड टू ओपन अप इन नेक्स्ट 2-3 साल में, जिससे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा। और हमने जैसे गोल्ड का दाम इतना ऊपर है, तो आज इसी तरह प्लेटिनम की भी डिमांड बहुत अच्छी खासी है। तो मैडम को हमने रिक्वेस्ट किया है कि प्लेटिनम में भी ड्यूटी ड्रॉबैक जैसे अदर प्रेशियस मेटल्स के जैसा है, तो प्लेटिनम में भी ये ध्यान दिया जाए। हम ये कह रहे हैं कि जो 31 तारीख को इंटरेस्ट सब्वेंशन खत्म कर रहे हैं, इसको 5 साल के लिए एक्सटेंड करा जाए। और दूसरा, हमने ये कहा क्योंकि अब जो ट्रम्प के आने से US में चेंजेस आएंगे, वो चाइना पे ड्यूटी लगाने की सोच रहे हैं। हम कुछ पहले ही तैयारी करनी चाहते हैं। हमने सरकार से ये कहा है कि 300-400 करोड़ का बजट हमें दिया जाए, ताकि हम अपने सारे प्रोडक्ट लेके वहाँ पे एग्जिबिट करें, हम वहाँ पे B2B मीटिंग्स करें और हम सेमिनार्स करें। इस वक्त देखिए, हमें भी लग रहा है कि जितने भी बायर हैं, इम्पोर्टर हैं, वो इंडिया में आने को बहुत इच्छुक है। चालू कारोबारी साल की पहली छमाही के मुकाबले दूसरी छमाही भी बेहतर हो सकती है, लेकिन अभी भी चिंताएं बरकरार हैं। नवंबर की आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट पर डिटेल्स लेते हैं लक्ष्मण रॉय से। बताएं लक्ष्मण जी, क्या क्या है समीक्षा रिपोर्ट में? देखिए, इस रिपोर्ट में दोनों बातें हैं। एक, बहुत सारी आशाएं दिख रही हैं, थोड़ी बहुत निराशा दिख रही है। तो आशा से शुरुआत करना चाहूँगा कि H1 यानी पहली छमाही में जो बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी GDP में, अर्थव्यवस्था की रफ्तार में, तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि पहली छमाही से ज़्यादा बेहतर होगा दूसरी छमाही, यानी H2 जो होगा ज़्यादा बेहतर होगा। और इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि जिस तरह से MSP बढ़ाया गया है, खेती का उत्पादन बढ़ेगा, स्टील जैसे सेक्टर जो है, सीमेंट जैसे सेक्टर है, वहाँ पर फिर से वापस से कैपेसिटी वहां पर जुड़ना शुरू होगा, वहां से उत्पादन बढ़ना शुरू होगा। तो दूसरी छमाही ज्यादा बेहतर रहने की यहां पे उम्मीद है। दूसरी बात जो थोड़ी सी निराशा वाली बात यह है कि आने वाले सालों में, यानी कहें कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, अगले साल में कुछ जोखिम भी है। जोखिम, सबसे ज्यादा जोखिम है अंतर्राष्ट्रीय वजहों से। अंतर्राष्ट्रीय वजहों से जोखिम इतना ज्यादा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार काफी ज्यादा प्रभावित हो सकता है। और दूसरी बात, एक और बात कही गई है कि अर्बन कंजम्पशन, शहरी इलाकों
में लोग कम खर्च करते हैं, उसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि कॉरपोरेट की हायरिंग और कंपनसेशन पॉलिसी जिम्मेदार है। मतलब सीधे मोटी भाषा में कहें तो कॉरपोरेट सेक्टर की तरफ से जो सैलरी दी जाती है, इंक्रीमेंट किया जाता है, जो नई नौकरियां दी जाती हैं, उसमें जो गिरावट आई है, ये एक बड़ी वजह है। आपको अर्बन कंजम्पशन, शहरी इलाकों में लोग खर्च कम कर रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात, चूंकि रिजर्व बैंक की पॉलिसी फरवरी में आनी है, उससे पहले इस रिपोर्ट में जो बात कही गई है वो काफी महत्वपूर्ण है। उसमें कहा गया है कि यूएस के पॉलिसी रेट का जो पाथ है उसको आप ध्यान दीजिए, डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोर होते रुपए पर ध्यान दीजिए, और ये जाहिर तौर पे सभी इमर्जिंग मार्केट जिसमें भारत भी शामिल है, उनके जो मॉनेटरी पॉलिसी मेकर है उनको दोबारा से गहराई से इस बात पर सोचने को मजबूर कर रहा है कि आपका पॉलिसी पाथ क्या होना चाहिए। तो एक तरह से इशारा कर रहा है कि शायद अब आने वाले दिनों में आपको पॉलिसी की, मॉनेटरी पॉलिसी के तहत ब्याज दर में कटौती करनी चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो नवंबर के महीने की आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट जो जारी की गई वित्त मंत्रालय की तरफ से उसमें कही गई है। शुक्रिया लक्ष्मण जी। बढ़ते हैं आगे। साल 2024 जाने वाला है और आखिरी वक्त में छुट्टियों की प्लानिंग और ट्रैवल टूरिज्म भी अपने शबाब पर है, लेकिन इस बार ट्रेंड्स में कई बदलाव दिख रहे हैं। न्यू ईयर की बात हो तो गोवा सबसे पहले जहन में आता है और इसलिए इस बार भी गोवा ही सबसे ज्यादा डिमांड में दिखा। लेकिन आइलैंड टूरिज्म के शौकीनों पर इस बार मालदीव का नहीं, अंडमान का खुमार चढ़ा। ट्रैवल पोर्टल मेक माई ट्रिप पर सबसे ज्यादा टूर पैकेज की डिमांड अंडमान के लिए रही, तो मनाली, वाराणसी, मसूरी और उदयपुर जैसे डेस्टिनेशंस में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली। वहीं यूएई और थाईलैंड सबसे ज्यादा सर्च्ड इंटरनेशनल डेस्टिनेशन रहे हैं। लेकिन पॉपुलर इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में अजरबैजान ने सबको सरप्राइज किया, जहां 100% से ज्यादा की ग्रोथ दर्ज हुई है। कनाडा और मालदीव का क्रेज फीका हुआ है, लेकिन भारत आने वाले विदेशी सैलानियों के लिए आगरा का आकर्षण बढ़ रहा है। और वो इनबाउंड टूरिज्म की जो बात है वो उसमें कोई डेटा में ज्यादा चेंज नहीं है। जो इनबाउंड टूरिस्ट आ रहे हैं या जिनको टूर ऑपरेटर्स ला रहे हैं वो बेसिकली आज भी फर्स्ट टाइमर्स हैं, लॉट ऑफ देम, एंड दिल्ली, आगरा, जयपुर इज द प्रायोरिटी। 60 to 70% दिल्ली, आगरा, जयपुर करते हैं, बाकी केरला, राजस्थान जाते हैं। वो इसलिए बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे अच्छा अवेलेबल है। ईयर एंड का समय शादी के सीजन के बाद हनीमून टूरिज्म का भी है। इस बार उदयपुर या हम्पी जैसी ऐतिहासिक डेस्टिनेशन के होटल कपल्स के लिए क्यूरेटर एक्सपीरियंस पैकेज लेकर आए हैं। Hampi, filled with history, beauty and romance. Hampi is a perfect honeymoon escape, where you can wander through ancient temples, explore the breathtaking ruins, and visit the Daroji Slot Bear Sanctuary, which is again Asia's first black bear reserve. So at Vijayashree Resort Hampi, we have curated a honeymoon experience that's as unique as Hampi itself. वैसे इस बार लोग लग्जरी सुविधाओं पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं। बिजनेस क्लास फ्लाइट्स की बुकिंग में 50% की बढ़ोतरी देखी गई है। टिकट अभी से महंगे हो गए हैं, इसीलिए फटाफट बुकिंग करिए, नहीं तो देरी से मजा किरकिरा हो सकता है। दिल्ली के होटल, क्लब और रेस्टोरेंट्स नए साल के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कहीं लाइव म्यूजिक का इंतजाम है तो कहीं खास खान पान और स्टेकेशन के विकल्प हैं। देखिए दीपाली नंदा की रिपोर्ट। थीम बेस्ड न्यू ईयर पार्टी के लिए फेमस दिल्ली के 5 स्टार होटल ताज पैलेस में इस बार शानदार डेकोर, लाइव डीजे और अलग अलग क्विजीन का इंतजाम है। इस बार यहाँ के ब्लू बार में भी खास तैयारियां चल रही हैं। जो कपल्स का पैकेज है वो 16,000 प्लस टैक्सेस पे है। हमारे कबानास को जो पैकेजेस है वो 75-80,000 प्लस टैक्स 80,000 तक जाता है। और उसके साथ साथ पूरा आपका एक पूरा व्यंजन और भोजन का पूरी व्यवस्था भी की जाएगी। तो आप 8 बजे से लेके 12 बजे तक हमारे साथ आएँ, एंजॉय करें। लीला एम्बियंस गुरुग्राम परफेक्ट पार्टी डेस्टिनेशन है। यहाँ बॉलीवुड सिंगर ध्वनि भानुशाली लाइव परफॉर्म करेंगी। साथ ही यहाँ के ग्रैंड बॉलरूम में लाइव बैंड, इंटरनेशनल डीजे के साथ प्रीमियम डिनर का मजा भी मिलेगा। न्यू ईयर पैकेज 21,000 रुपए प्रति व्यक्ति से शुरू हो रहा है।
रमादा गुरुग्राम सेंट्रल में फैमिली के साथ एक दिन का स्टेकेशन मिलेगा, जिसमें दूसरे दिन लेट चेकआउट की सुविधा भी है और किड्स के लिए अलग से गेम्स एंड एक्टिविटीज का इंतजाम। साथ ही गाला डिनर विद लाइव डीजे भी मिलेगा। पर पर्सन अगर मैं बोलता हूँ 11,000 रुपये से शुरू हो जाते हैं और रहेंगे ये कपल बेसिस पर ही, जो टोटल कॉस्ट इसकी पड़ जाएगी 20,999 रुपये कपल की। बच्चों का एडिशनल 1,500 रुपये के करीब पे केवल हम चार्ज करेंगे, जिसके अंदर आपका हाई टी फॉलोड बाय गाला इवनिंग विच विल हैव वर्ल्ड क्यूजीन फूड, ड्रिंक्स, स्टार्टर्स, अ लैविश बुफे along with a combination of DJ, ढोल and live singing. क्लब्स की बात करें तो बिग पिक्चर गुरुग्राम, हार्ड रॉक कैफे, कनॉट प्लेस, माई बार हेडक्वार्टर्स में आप 3,000 रुपए से कपल एंट्री पा सकते हैं, वो भी अनलिमिटेड ड्रिंक्स और फूड के साथ। इसके अलावा बड़ी संख्या में रेस्टोरेंट्स भी न्यू ईयर पार्टी का आयोजन कर रहे हैं। दीपाली नंदा, दिल्ली। और महाराष्ट्र में अब नए साल का मज़ा दोगुना हो गया है। महाराष्ट्र सरकार ने फुल नाइट पार्टी करने की छूट दे दी है। सारे होटल और रेस्टोरेंट सुबह 5 बजे तक खुले रहेंगे, लेकिन इसके साथ ही रात भर पार्टी के दौरान किसी भी प्रकार का खलन न हो, इसका पुख्ता प्लान होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया ने तैयार किया है, जिसमें ग्राहक को 4 लार्ज पैक से ज़्यादा शराब नहीं पीने की अपील की जाएगी। इसके साथ ही होटल मालिकों को नशे में धुत मेहमानों को सुरक्षित घर पहुंचाने के भी निर्देश हैं। ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें अभी और भी है, बने रहिए हमारे साथ। डोनाल्ड ट्रंप जनवरी में दोबारा राष्ट्रपति बनेंगे। अमेरिकी प्रशासन ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। इंटरनेशनल विजिटर लीडरशिप प्रोग्राम में अमेरिका गए हमारे संवाददाता केतन जोशी ने व्हाइट हाउस के ग्राउंड से तैयारियों का जायजा लिया। देखिए, मैं इस वक्त व्हाइट हाउस परिसर में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप प्रेसिडेंट्स का घर देख रहे हैं, जिसको हम व्हाइट हाउस के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि तैयारियां शुरू हो गई है। 20 जनवरी 2025 को यहाँ पर राष्ट्रपति पद की शपथ होगी और जो कांग्रेस हाउस है वहाँ से लेकर परेड यहाँ तक आएगी और एक बहुत बड़ा फंक्शन होगा। यहाँ आसपास ग्राउंड में काफ़ी तैयारियाँ जोरों पर चल रही है, साथ ही साथ क्रिसमस भी आ रही है। तो आप दूर देख सकते हैं कि क्रिसमस ट्री भी वहाँ पर लगाया गया है प्रेसिडेंट हाउस में। जब भी कोई राष्ट्राध्यक्ष आता है तब वो वहाँ सीढ़ी से ऊपर जाकर उनको स्वागत किया जाता है। तो यहाँ तक सारी चीज़ें हैं वो हम देख सकते हैं। यहाँ से आगे जाने अलाउ नहीं है। पहले जो बड़ा बैरिकेड था वहाँ तक लोग जा सकते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से उनको बंद कर दिया गया है। कई सारे देशों को यहाँ से नियंत्रित किया जाता है, वो वही जगह है। और व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप है वो आएंगे, तब फिर से कई सारी जो उम्मीदें हैं, खासकर भारत को भी काफ़ी उम्मीदें हैं, दोनों देशों के बीच संबंध है वो काफ़ी गहरे होने की संभावना है। तो एक लिहाज से हम जरूर कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए विन विन सिचुएशन बन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके रिश्ते भी काफ़ी बेहतर है। तो इंतजार है बस 20 जनवरी 2025 का। केतन जोशी, वॉशिंगटन डीसी। और व्हाइट हाउस के अंदर यानी कैपिटल हिल्स में कैसी तैयारियां हैं, अंदर में क्या क्या चल रहा है, ये खास रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं वॉशिंगटन डीसी में कांग्रेस हाउस पर खड़ा हूं, जहां से पूरे अमेरिका का जितना भी संविधान है, जितने भी बड़े फैसले हैं वो लिए जाते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जहां जब डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को शपथ लेंगे तब यहां से गुजरेंगे और एक पूरा सेरेमनी होगा जो सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगा। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड अपने फैमिली के साथ यहाँ पर आते हैं। न केवल इतना, लेकिन यहाँ से व्हाइट हाउस तक एक परेड भी होती है। मुख्य कार्यक्रम इस कांग्रेस हाउस में होगा और जो मौजूदा प्रेसिडेंट है वो हेलीकॉप्टर से यहाँ से विदा होंगे। फिर डोनाल्ड ट्रंप है उनकी विक्ट्री स्पीच भी देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि तैयारियाँ जोरों से चल रही है और
सिर्फ भारत के लिए नहीं लेकिन पूरी दुनिया के लिए डोनाल्ड ट्रंप के जो डिसीजन है वो काफ़ी उसके ऊपर सबकी निगाहें रहने वाली है। खासकर भारत है वो उम्मीद करेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप अच्छे मित्र हैं, तो दोनों देश है वो एक दूसरे के काफ़ी करीब आ सकते हैं और जो फैसले लेंगे उनसे दोनों देशों को काफ़ी फ़ायदा होने की जानकार उम्मीद रख रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। इसमें 7 लड़के और 10 लड़कियां शामिल हैं। आर्ट एंड कल्चर, बहादुरी, इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल वर्क, स्पोर्ट्स एंड एनवायरनमेंट जैसे कैटेगरी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने पुरस्कार देते समय बच्चों को बधाई दी और कहा कि बच्चों में असीम क्षमताएं हैं और अतुलनीय गुण हैं, जो देश के अन्य सभी बच्चों के लिए एक मिसाल कायम करते हैं। क्या आपके मोबाइल का मॉडल तय करता है कि आपके कैब का किराया क्या होगा? क्या कैब एग्रीगेटर कंपनियां एंड्रॉयड और आईफोन यूजर्स से अलग अलग किराया लेती हैं? हमने इसका एक रियलिटी चेक किया तो चौंकाने वाले नतीजे आए हैं। आपकी टैक्सी का किराया क्या होगा, ये हो सकता है इस बात पर निर्भर करे कि आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते हैं। अगर आप एंड्रॉयड का फ़ोन यूज़ करते हैं तो हो सकता है किराया कुछ और हो और आईफोन का किराया कुछ और। आमतौर पे इस डिजिटल चालाकी को डार्क पैटर्न कहते हैं। पिछले कुछ दिनों में ओला और उबर जैसे कैब एग्रीगेटर पर डार्क पैटर्न का आरोप सोशल मीडिया के जरिए कई लोगों ने लगाया है। हमने इस आरोप का रियलिटी चेक करने की सोची। मेरे पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है और एक आईफोन है। मैंने एक ही समय में एक ही जगह से एक ही डेस्टिनेशन के लिए कैब बुक की, लेकिन अलग अलग फ़ोन से। जब हमने ओला ऐप से नोएडा सेक्टर 98 से नेशनल मीडिया सेंटर के लिए कैब बुक की तो नतीजे काफ़ी चौंकाने वाले आए। एंड्रॉयड फ़ोन पर मिनी कैब का जो किराया 350 रुपये दिखा, आईफोन पर वही किराया 357 रुपये दिखा। खास बात यह है कि अलग अलग कैटेगरी के कैब्स में ये अंतर कंसिस्टेंट था, यानी कि 7 रुपये का अंतर, ये एक साफ पैटर्न दिख रहा था। लेकिन ये एक संयोग भी हो सकता है, इसलिए हमने एक बार फिर से कैब बुक किया। इस बार डेस्टिनेशन ताजमहल होटल था। मिनी के लिए किराया एंड्रॉयड पर 354 रुपया और आईफोन पर 362 रुपया। यहाँ भी अक्रॉस द सेगमेंट एक अंतर का एक जो पैटर्न है वो साफ दिख रहा था। लेकिन क्या ये पैटर्न सिर्फ ओला में है? कैब एग्रीगेटर उबर पर भी हमने रियलिटी चेक किया। नतीजा इस बार थोड़ा उल्टा था। आईफोन पर जेपी अमन का किराया 203 रुपया था, हालांकि कूपन के बाद ये 162 रुपया हो गया था। लेकिन जब हमने एंड्रॉयड पर यही किराया देखा तो 209 रुपया था। बार बार बुक करने पर भी किराए का ये अंतर का जो पैटर्न था वो साफ दिख रहा था। हालांकि कई लोगों ने उबर पर भी आईफोन यूजर्स से ज़्यादा चार्ज करने का आरोप लगाया है। हो सकता है किसी दिन किसी और डेस्टिनेशन पर पैटर्न कुछ और हो, लेकिन हमें अलग अलग फ़ोन से अलग अलग पैटर्न तो साफ दिखा। तो अगर आपके पास 2 फ़ोन हैं और आप कहीं जाना चाहते हैं, कैब बुक करना चाहते हैं, तो दोनों फ़ोन का किराया देख लें। जहां सस्ती डील हो वहीं से बुक करें। देश के कई राज्यों में भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। भारी बर्फबारी से कहीं मज़ा कहीं सजा वाला माहौल बन गया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाके बर्फ़ की चादर से लिपटे हैं। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर की डल झील बर्फ़ की मोटी परत से ढक चुकी है। उत्तराखंड के चकराता में भारी बर्फबारी से नेशनल हाईवे 707A प्रभावित हुआ है। केदारनाथ धाम, तुंगनाथ समेत पूरा इलाका जमकर वहां पर बर्फबारी हो रही है, जिससे निचले क्षेत्रों में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें अभी और भी हैं और आप लगातार जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।